उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में 3 आईपीएस ऑफिसर्स को वीआरएस दिया गया। उनमें से एक बहुचर्चित यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ ठाकुर भी हैं। आज हमसे बात करने के लिए खुद मौजूद हैं मिस्टर ठाकुर। मिस्टर अमिताभ ठाकुर, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप जॉब में थे तब क्या उस दौरान आपको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट दिया गया कि आपको वीआरएस दिया जा सकता है? जी देखिए, डायरेक्टली बताया नहीं गया। मुझे सूचना कुछ गोपनीय सूत्रों से मिली, जैसे चूँकि मैं व्यवस्था में था, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कई लोग ये नहीं चाहते हैं कि मैं सेवा में कंटिन्यू करूँ। ज़्यादातर जो ताकतवर लोग हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, डीजी हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि मैं सेवा में रहूँ। और एक षड्यंत्र के तहत जो एक नया कांसेप्ट आ गया है कंपल्सरी रिटायरमेंट का, उसमें आपका नाम भेज के आपको चूँकि और माध्यम से नहीं हटा पा रहे हैं, इस माध्यम से हटाने का प्रयास चल रहा है, ऐसी बातें मुझे बताई गई थी। और इसी के दृष्टिगत मैंने 4 दिसंबर 2019 को एक पत्र भी लिखा था प्रमुख सचिव गृह विभाग को कि यदि ऐसा हुआ तो अन्याय होगा। वह मुझे हटाने का कारण व्यक्तिगत दुराग्रह के कारण ऐसा किया जाएगा जो उचित नहीं होगा। 1992 के आप आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार से हैं आप। उसके बाद 2005 से कुछ ना कुछ होता चला गया। 2005, 2006, फिर 2008, फिर 2015। तो अपने जो आपका आईपीएस ऑफिसर का एज अ कार्यकाल है, स्टार्टिंग से लेके अब तक, रिटायरमेंट से पहले तक का, उसको आप कैसे देखते हैं या कैसे मूल्यांकन करते हैं उसका? देखिए, अगर मैं उसको 2 फेज में बाँटूँ, तो जैसा आपने एक तरह से सही कहा, 2006 बल्कि था, 2006 में मुझे फिरोजाबाद में मेरे साथ एक घटना घटी। उस बिल्कुल। समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके समधी थे मिस्टर रामवीर सिंह, उस समय एमएलए थे, उनके द्वारा मेरे साथ कतिपय अनुचित व्यवहार किया गया और शारीरिक हमला करने का प्रयास किया गया। मैंने इस बात को मुख्यमंत्री को बताया। मुलायम सिंह जी ने कहा कि देखो, एफआईआर न करो और अगर करो तो रामवीर सिंह का नाम न लो। मैंने एफआईआर भी किया और रामवीर सिंह को नेम्ड अक्यूज्ड भी बनाया। उसके तत्काल बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी एक जाँच खत्म हो गई थी, उसको दोबारा खोल दी गई। तमाम परेशानियाँ हुई। कई-कई वर्ष तक मेरा प्रमोशन रुक गया उस चक्कर में। लेकिन अब उसके बाद से लगातार मैं कह सकता हूँ कि मेरी दशा और दिशा जो है, वह सुनिश्चित होती गई और एक प्रकार से मेरे करियर का जो भी फ़ेज़ था, उसमें एक निश्चित परिवर्तन और बदलाव हुआ। एक आईपीएस ऑफिसर को आप तो पढ़े हैं, मैं एक सफेद हाथी के बराबर कंपेयर किया जाता है, उसके रख रखाव और खर्चे और बाकी चीजों को लेके। तो जब आपने सिटिंग सीएम पे एफआईआर की और वो आपने ऑडियो टेप जो आपने वायरल किया, तो आपको उससे पहले क्या थॉट आया? मतलब आपको लगा नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड यू आर सर्विंग अंडर हिम? देखिए, मैंने अपनी अपनी पत्नी ये से, बहुत मेरी करेक्ट पत्नी चाहिए। नूतन ठाकुर वो एक्टिविस्ट हैं। जी, उनसे मैंने इस पर चर्चा की, हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की, हमने उसके प्रोस एंड कॉन्स देखे, सोचे, विचारे। ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे लिए भी एक बड़ा कदम था वो। तो हमने यह निश्चय किया कि यदि मेरे पास वह टेप नहीं होता, ऑडियो टेप नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी कोई बात को विश्वास नहीं करता। सब मुझे सीधे-सीधे झूठा कहते कि यह अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। मेरे पास एक टेप था, एक पूर्व मुख्यमंत्री की उसमें बातें थी। प्रथम दृष्टया वो स्पष्ट धमकी दिख रही थी, क्योंकि और वैसे भी थाने ने इस मुकदमे को नहीं लिखा। बाद में कोर्ट ने माना कि ये धमकी का प्रकरण है, एफआईआर दर्ज हुआ। तो बहुत सोच विचार के कि देश के सामने, समाज के सामने यह बात आनी चाहिए और वो करके मैंने इस स्टेप को साबित किया। मैंने अपनी पत्नी से राय लेके हम दोनों ने सोच विचार के किया। यद्यपि ये बात मैं अच्छी तरह जानता था, हमारा परिवार जानता था कि इस टेप के सार्वजनिक होने के बाद मुझ पर एक बड़े कई प्रकार के तूफ़ान होंगे, हमले होंगे, परेशानियाँ होंगी, दुश्वारियाँ होंगी, आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाएँगे, मुझे कई प्रकार से घेरा जाएगा और सारी बातें सही साबित हुई थी। उस समय हुई, बाद में इनके यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार बनी।
क्योंकि एक बार जब मुझे लगता है कि मेरी लाइन लेंथ तय हो गई थी, मेरी सोच विचार यह निश्चित मैंने कर लिया था कि जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। तो इस मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनके समय भी मैंने और मेरी पत्नी ने तमाम बिंदुओं पर अपने बात रखे, इनको निश्चित पसंद आया और इन्होंने शॉर्टकट गलत तरीके से अख्तियार करते हुए मुझे सेवा से निकाल दिया। मेरा आपसे एक और सवाल है, जो आपका आईपीएस कार्यकाल रहा, उसमें आपके लिए सबसे बिगेस्ट अगर कोई एक चैलेंज पूछा जाए तो वो क्या रहा? अगर आप एक खास घटना की बात करें तो जब मैं एसपी देवरिया था, तो वहाँ एक लार है देवरिया में, वहाँ से एक बच्चे का छोटे बच्चे का अपहरण हो गया था और मेरे ख्याल से मेरे समय में वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी घटना में से थी। बच्चे का अपहरण हो गया और एक शहाबुद्दीन करके हैं, बिहार के हैं, अब शायद जेल में हैं, सांसद रहे हैं। तो उनके लोगों द्वारा अपहरण की बात बताई जा रही थी। वो मेरे मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा था। हम लोगों ने कई दिन वहाँ डेरा डाला और मैं उस बात को कभी नहीं भूल पाता जब उस लड़के को हम लोगों ने शहाबुद्दीन के गाँव से ही एक वो हमारे यहाँ जो ढेर होता है जिसमें अनाज रखा जाता है, उस अनाज में उसको छिपा के रखा गया था और जब उस बच्चे को हमने वहाँ से अनाज के डब्बे में अनाज के उससे ढेर से निकाला, तो मुझे बेहद खुशी हुई थी। जब हम लोग लौट के आए थे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कई लोगों ने एक प्रकार से जिसको हम लोग कहते हैं फूलों से स्वागत किया गया हो, तो एक लंबे किलोमीटर तक हमारा फूलों से स्वागत हुआ था। वो घटना अभिभूत करने वाली थी और वो पूरा प्रकरण उसके पूर्व का जो था, वो निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग। इल्लीगल माइनिंग, आप समझ ही गए हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। इल्लीगल माइनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उत्तर प्रदेश में कितनी सीरियस है? हालांकि सीरियस तो ये हरियाणा में भी है, बहुत जगह है, लेकिन ये कितना चैलेंजिंग है और कितना सीरियस टास्क है पुलिस के लिए इसको कंट्रोल कर पाना या पॉलिटिकल प्रेशर को हटा पाना या कैसे कर पाना, कितना सीरियस है ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चूँकि जब मुझे जहाँ तक याद है जब मैं एसपी था और मुझे लगता है कि 2004-5 तक इल्लीगल माइनिंग जो है वह एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री नहीं बनी थी। उसमें शासन सत्ता का उस हद तक दखल नहीं था ऐसा मुझे लगता है। हम लोग नहीं मैं नहीं सुनता था कि इल्लीगल माइनिंग भी पुलिस की आय का एक निश्चित स्रोत है। पहले जैसे दारू वगैरह शराब था, गाड़ियों का परिवहन था, मगर उनसे तो पुलिस वालों के आय की बात सुनने में आती रहती थी, इल्लीगल माइनिंग की नहीं आती थी। हमें लगता है 2007-8 के बाद या जब भी ये 10 के आसपास यह एक ट्रेड बन गया, इंस्टीट्यूशनल ये ट्रेड बन गया है। अब धारा प्रवाह हो रहा है, इसको बल्कि मुलायम सिंह जी वाला जो एपिसोड हुआ, वह भी इल्लीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ था। पीछे न कहीं गायत्री प्रजापति का मामला जो मेरी पत्नी नूतन जिसको उठा रही थी और अभी वही लगातार चल रहा है। तमाम एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर्स इसमें शामिल बताए जाते हैं, मंत्री वगैरह बताए जाते हैं। हजारों करोड़ की इसमें जो है इससे आमदनी बताई जाती है। सब जान रहे होते हैं जैसे पिछले दिनों हम लोगों को तमाम ऑडियो वीडियो भेजे गए। आगरा जिले का भेजा गया, मिर्जापुर का भेजा गया, वाराणसी का भेजा गया, गोंडा का भेजा गया, तमाम जगहों पे ये चीजें हो रही हैं। आप जो चैलेंज कह रहे हैं, अब ये चैलेंज नहीं रह गया है, ये पुलिस की आय का एक सीधा-सीधी ज़रिया बन गया अभी है। आपने समाजवादी पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी की पार्टी, तीनों के अंडर मेरे ख्याल से आपने काम किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यूपी के लिए बेस्ट है, तो आप पर्सनली किसको चाहेंगे कि वो यूपी में रहे, या कोई और अल्टरनेटिव जैसे कांग्रेस या कोई और? क्योंकि आपने तो तीनों के देखिए, साथ अगर ईमानदारी की बात अगर ईमानदारी की बात की जाए तो मैं जितने मुख्यमंत्री के अंदर मैंने काम किया, मुझे सबसे अच्छा काम करने का ढंग उनका कल्याण सिंह का लगा। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय मैं एसपी था और यद्यपि वो भी सेकंड कार्यकाल में बात कर रहा हूँ, उनके उनके प्रथम कार्यकाल की तो बहुत अधिक सराहना होती है। सेकंड कार्यकाल उतना अच्छा नहीं था। कुसुम राय का विवाद उस समय तक आ चुका था। कुसुम राय को लेके इनकी इनकी बहुत ही क्लियर बदनामियां भी इनकी होने लगी थी और तमाम बातें थी। इसके बाद भी
मुझे उनका उनका एक मुख्यमंत्री के रूप में जो ढंग था, कार्य था, वो मुझे अच्छा लगता था और मुझे लगता है कि तमाम और अफ़सर उस चीज़ को पसंद करते थे। बाकी अपने-अपने समूह के अच्छाइयाँ-बुराइयाँ हैं, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री की अगर मुझसे पूछी जाए बात, तो मैं कल्याण सिंह जी को सबसे ऊपर रेट करता हूँ। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, 2022 में आपको क्या लगता है किस पार्टी को आना चाहिए? देखिए, इस पर मैं ये हम देखिए हर तीनों पार्टियाँ यहाँ जो है अपना-अपना क्लेम कर रही हैं। मुझे अब जो चौथी पार्टियाँ, 5वीं पार्टियाँ जो अपने आप को कह रही हैं, फर्स्ट हैंड अभी वो नहीं उस हद तक दिख रही हैं कि वो लड़ पाएँगी, ऐसा फर्स्ट हैंड लग रहा है। कल को क्या परिवर्तन हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन बाकी तीनों में ये तीनों अपने-अपने दावे कर रहे हैं, अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम शानदार गवर्नेंस दे रहे हैं। हकीकत ये है, मौके पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आम बोलचाल में ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गया है, ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो गया है। दूसरी पार्टियों के अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं। अब इनके बीच कौन पार्टी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल मामलात में उस हद तक मेरी जानकारी भी नहीं है और मैं कमेंट भी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इस पर मैं स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। यह ज़रूर है कि जो मौजूदा प सरकार जो अपने दावे कर रही है, इन्हें अधिकार है, चूँकि जब कोई और ये मैंने कई सालों से देखा है कि जो भी पार्टी पावर में होती है, पहले 4 साल बड़ी ताकतवर होती है और उसकी जो भी असलियत होती है, वो 5वें साल में लगभग कई बार तो बिल्कुल रेत के टीले की तरह भड़बड़ा के गिरती है, क्योंकि 50 बिल्कुल। साल तो पूरा कंट्रोल होता है, हकीकतें 5वें साल में आती हैं। आप एक एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप एक पोएट भी हैं, आप एक सिविल सर्वेंट भी हैं। इसमें से कौन-सा रोल आपको सबसे ज़्यादा अपना पसंद है? एक आईपीएस ऑफिसर का जो बीत चुका है या पोएट या एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट? देखिए, मुझे इन तीनों में मुझे एक्टिविस्ट का रोल सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि आईपीएस अफ़सर के रूप में भी तमाम सीमाएँ हैं, बंदिशें हैं, ख़ास करके ये ज़्यादा इसलिए बढ़ गई हैं कि जो अफ़सर हैं, यदि उन्हें जैसे मैं मान लीजिए पिछले 10-12 साल सन 2007 में मैं आखिरी बार एक जिले का एसपी रहा था, जो हमारे यहाँ फ़ंक्शनल पद है 2007 में। आज 2021 है। पिछले 14 साल में मुझे जैसे जैसे वो पद कुछ हम लोग जैसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रूल्स मैनुअल्स बोलते हैं यूपी में, जैसे सिविल डिफेंस है और ऐसे पद हैं जिन पर जो माना जाता है कि हम लोग साइड पोस्टिंग कहते हैं या फिर शंटिंग बोलते हैं, इस तरह के पोस्ट बोलते हैं। तो उन पर मैं रहा लगातार, तो यदि आपको अच्छे पोस्ट पे रहना है, तो आपको जी हाँ करना है और उसमें अपने ज़मीर को बहुत अधिक बेचने की स्थिति है। एक बात, दूसरी बात एक्टिविस्ट के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदार और सही बात कहने वाले एक्टिविस्ट की भी इस देश को उतनी ही ज़रूरत है, जितना कि अच्छे आईपीएस अफ़सरों की। मेरा कुछ तेवर भी उससे मिलता है। बस मेरी सच के प्रति जो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो लगाव है और कुछ हद तक मुझे लगता है कि निर्भीकता भी है, तो वो रोल मुझे अच्छा नहीं, लगता है। यूपी, बिहार में अगर देखा जाए तो हर 3 में से 2 लड़के आईपीएस की तैयारी करते हैं। एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर माना जाता है, लगता है बहुत पावर, बहुत पैसा, बहुत शोहरत होगी। लेकिन एक हिडन उसका डार्क साइड कुछ है? ये तमाम डार्क साइड हैं इसके। सबसे डार्क साइड तो यही है कि मैं ये महसूस करता हूँ और देखता हूँ और जानता हूँ तीनों बातें कि मतलब एक अच्छी संख्या में आईपीएस अफ़सर हैं जो अपने पावर का सीधा इस्तेमाल दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने निजी हितों के लिए, करोड़ों अरबों कमाने के लिए या किसी नेता मंत्री की हुजूरी में, चापलूसी में, उनके लिए गुनाह करने के लिए, फर्जी एनकाउंटर करने के लिए, फर्जी बंद करने के लिए, ऐसी तमाम बातें हो रही हैं कि अगर इनको आप डार्कर साइड नहीं मानते हैं, तो एक अलग बात है। मेरी निगाह में जब एक लड़का सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि उसको लगता है कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए। आदमी अपनी ज़मीर को मार देता है, तो उसको फिर कोई गलत नहीं लगता। लेकिन यदि ज़मीर ज़िंदा हो, तो इसमें तमाम काम जो ये लोग कर रहे हैं, वो सीधे-सीधे गुनाह में आता है। मिस्टर ठाकुर, अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर ना होते तो क्या होता? मुझे लगता है कि मैं अगर आईपीएस अफ़सर नहीं होता, तो धीरे-धीरे मेरा जो तेवर था, मैं एक्टिविस्ट होता। मैंने कहीं पढ़ा कि आप
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पे कोई किताब लिख रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं उस समय मैंने सोचा था, लेकिन अब वक़्त के साथ न मेरे पास इतना समय रहा। जिस समय वो नए-नए उस इसमें व्यवस्था में आए थे, वो इस दिशा में बढ़ रहे थे, तो लिख रहा था, लेकिन अब वो मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसको पूरा कर पाऊँगा। मेरे लास्ट के 2 सवाल, पहला, जैसा मैंने पहले भी बोला 2022 में इलेक्शन है, तो क्या आप किसी पार्टी को जॉइन करेंगे या आगे इंडिपेंडेंट एमएलए या कुछ आपने कुछ सोचा हुआ है लड़ने के लिए? देखिए, मैं राजनीति में तो निश्चित रूप से आऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैंने अपने आईपीएस की सेवा भी कुछ हद तक नायाब ढंग से की। ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मैं सालों से मैंने आईपीएस की कोई सुविधा नहीं ली। उसी प्रकार, और ना कोई पद की इच्छा की, सालों सालों बीत गए। एक प्रकार से मैं आईपीएस में समझ लिया जाए कि एक योगी की स्थिति में मैं रहा। तो मैं पॉलिटिक्स में भी अगर जाऊँगा, और जाने की बहुत संभावना है, तो मैं वहाँ भी मुख्य रूप से इसलिए जाऊँगा कि वहाँ भी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व की बहुत ज़रूरत है। ताकत तो कोई न कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ही, कोई मंत्री बनेगा, कोई पार्टी सरकार बनाएगी, ये तो बहुत छोटी-सी बात है। लेकिन जिस प्रकार से इनके यहाँ होता है, अचानक कोई मुख्य, अभी मान लीजिए वहाँ तीरथ क्या नाम था, इससे पहले कोई और मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र उत्तराखंड सिंह में। रावत। अब और अब किसी दिन मान लीजिए उनके कथित आला कमान को लगा कि नहीं भैया, अब ये नहीं रहेंगे, ए नहीं बी रहेंगे। तो न ए को मालूम न बी को मालूम, ए हट गया, बी आ गया। हमारे यहाँ जो है यूपी में चर्चा चली कि पहले ए बनेंगे, फिर बी बनेंगे, और अचानक सी जो है काला चश्मा लगाए कहीं से आए, और वो जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे वो हाथ उठाते हुए। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, जहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो इस दिशा में कैसे चुनाव होते हैं, कौन कैसे बड़ी-बड़ी पार्टियों का, कांग्रेस का भी देख लीजिए कौन कैसे अध्यक्ष बना है, कि हर एक पार्टी में देख लीजिए। तो इस मैं दिशा में भी काम हो, उत्तरदायित्व बने। इसमें अब वहाँ घुस के मैं कुछ न कुछ ज़रूर बवाल करूँगा, वहाँ घुस के मैं कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी उतार-चढ़ाव हुए या जो भी आपका जो फ्रिक्शन रहा सरकार के साथ, जो भी आप कह लीजिए उसे, वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के समय रहा। अब तो सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो आपको ये अटपटा सा नहीं लगा कि अब आपको हटाया गया? जो कि अब कोई उम्मीद ही नहीं थी मेरे हिसाब से। नहीं, देखिए बात उसकी नहीं है। अब मैं ईमानदारी की बात कहूँ, मैंने इस सत्ता का रंग देखा है कि एक ही है। अभी जो मैंने जैसे बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अभी जैसे मान लीजिए वहाँ से मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा बनाया, वो कांग्रेस नहीं था, वो भाजपा थी। अ, यहाँ पर जैसे अचानक मुख्यमंत्री योगी बन गए, वो भी भाजपा थी। तो हर एक पार्टियों का चरित्र जो है एक ही है, ऐसा मेरा मानना है। सत्ता का चरित्र एक ही है। मैंने शुरू में यह सही है कि मैंने सोचा कि शायद कुछ परिवर्तन की स्थिति बने, लेकिन मैं उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया, या मुझे ऐसा महसूस हुआ कि स्थितियाँ लगभग वही हैं, वही चीज़ें हो रही हैं, थोड़े करीने से और थोड़ा अधिक स्तर पे हो रहे, लार्ज स्केल पे हो रही है, तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई। मेरी आवाज़ तो नहीं सुनी गई, मेरी आवाज़ को बंद करने का पूरा प्रयास किया गया। अतः मैं यह नहीं मानूँ, हो सकता है उसमें कि मुलायम सिंह जी का कांड हो गया, इसलिए वो बात ज़्यादा पब्लिक में आई। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से एक बहुत लंबे समय से जो भी गलत हुआ, मैंने उस पे आवाज़ उठाने की अपनी पुरज़ोर कोशिश की। मैं खुश करने के लिए ज़िंदगी जीने वाला आदमी अब रहा नहीं। अगर खुश करने की मेरी औकात होती, तो मुझसे इनमें से कोई नेता दुखी नहीं रहता। लेकिन पॉलिटिक्स में जाऊँगा, ये लगभग तय है। मेरी इच्छा है, जो मेरी अपनी सोच है, भले वो उसे तमाम लोग पागलपन कहें, मूर्खता कहें, जो कहें। मेरी इच्छा है कि वहाँ भी जो सुधारों की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ रहूँगा, सुधार करूँगा। और यह भी मैंने सोचा है, मन में सोचा है कि अगर किसी को लगेगा कि अब या तो जैसे मान लीजिए नौकरी में इनको हुआ कि अभी तो बहुत इसने ज़्यादा चरस बो दिया है, निकाल के फेंक दिया। तो पार्टी ए अगर मुझे निकाल के फेंकेगी, तो मैं पार्टी बी जॉइन कर लूँगा। क्योंकि वहाँ एक और दूसरी बात कि वहाँ उतनी जल्दी निकालते भी नहीं हैं, भाई झेलते रहते, तमाम लोग को झेल रहे हैं, मुझे भी झेलेंगे। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी पार्टी से, लेकिन उनके यहाँ भी पारदर्शिता हो, उनके यहाँ भी उत्तरदायित्व हो, और जो सब कुछ काला-काला अंदर धुंधलके में चलता है, वो ना हो। ये इस बात के लिए क्या करें, अपनी औकात भर एक आदमी की सीमित औकात होती है। मैं तन्हा आदमी हूँ, मेरी सीमित औकात है।
लेकिन अपनी औकात पर इन बातों को वहां भी लाने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अब आगे के लिए इमीडिएट आगे के लिए क्या प्लानिंग है? यही जो जो मैं जो काम कर रहा था, जो पारदर्शिता के लिए, उत्तरदायित्व के लिए, उसके लिए सोशल एक्टिविज्म हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, यह करूंगा। थोड़ा बहुत अपना समय जो है, जो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो जो अपनी लड़ाई है मान लीजिए सर्विस की, वो भी लड़ूंगा, लेकिन वो मेरा कोई फुल टाइम वर्क नहीं होगा, न उसके साथ मैं कोई बंधा हुआ हूँ। वो अभी चूंकि कई कामों के साथ अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ तो उसका प्रतिकार करना भी जरूरी समझता हूँ। बाकी मेरे जीवन में यदि मैं मेरा यह मानना है कि यदि मैं एक व्यक्ति को भी यह हिम्मत दे पाऊं कि तुम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो। कई लोग कहते हैं कि आपको देख के हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जब कहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हुआ, और मैं इसी चीज को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के अंत में आ गए हैं। अमिताभ ठाकुर जी, मैं आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने आपके बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी मैंने माइन्यूटली पढ़ा है, और मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल राय है, इससे कोई इत्तेफाक रख सकता है या इसको कोई डिसएग्री कर सकता है। मेरे हिसाब से आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने ट्रेंड सेट किया है, और आपने कई ऐसी चीज़ें की हैं जो इस इंटरव्यू में कहना मुश्किल है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं बता पाऊँ। बट मैं पर्सनली आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने रह के इतनी क्रीमी पोजीशन पे होके आपने वो एंजॉयमेंट ना लेके आप लगातार लगे रहे, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके अधिकारों के लिए हो, किसी और के अधिकारों के लिए हो, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा हो, तब भी आपने किसी को नहीं हटाया हो, जो ट्रांसफर हो गया सो हो गया। तो वो सब चीज़ों के लिए एक बहुत हिम्मत चाहिए जो हर इंसान में नहीं होती, और मैं वाक़ई बहुत में धन्यवाद। आपकी मैं सराहना करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप जो भी आगे कार्य करें बहुत सफल हो उसमें, और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ थैंक यू। और मुझसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच।